तो सेवेंथ वाला भी एक बार बता दो कुछ। सेवेंथ वाला भी एक बार बता दो। द वैल्यू ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे पी क्या है, पी कौन सा पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, तो पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ कैसे निकाला ये, एनीवन? How can we solve this? PA square plus minus PB square plus PC square. सर मतलब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो उस हिसाब से टैकल किया कि अगर सेंटर मान लिया तो वो बाइसेक्ट होता है उसके सारे, तो सबका स्क्वायर दो बार ऐड होता है, दो बार सब्ट्रैक्ट होता है, 0 हो गया। और ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर वो एक्स और वाई लेके भी सब कट जाता है एंड में। हाँ मतलब नॉर्मली भी कटेगा, नॉर्मली ही करते हैं, मतलब नॉर्मली वो पूछ रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स से आई हैव अ स्क्वायर, ठीक है, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया P, मतलब जनरली करने का मेथड देख लो, बाकी करते रहना। ए बी सी एंड डी, लेट्स से ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट का दिया हुआ है, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, वही नॉर्मल मेथड ही है। सर ऐसा 10th में था क्वेश्चन सर। अच्छा 10th में था तो फिर होना चाहिए ना सर वो सर हाइपोटेन्यूस होंगे ना वो सब, तो राइट एंगल ये करेंगे ये राइट, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस विल बी, अगर ये 1 माइनस एक्स मान रहे हो तो दिस ऑल्सो विल बी 1 माइनस एक्स, लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे लिया, ये भी एक्स डिस्टेंस पे लिया है, कर सकते हो ना इस तरह से बेटा, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर हो चार जाएगा। हाइपोटेन्यूस बनेंगे तो जनरल केस थोड़ी ना होगा, एक्स और वाई लेना पड़ेगा। हाँ एक्स और वाई ले लो, चलो कोई नहीं, नॉर्मली फिर भी वो हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो नहीं जाएगा। सर उसी के अंडर है ना, वो पैराग्राफ के अंडर ही है, तो एक्स एंड एक्स ही है। ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, जनरली लेकर के भी हो जाएगा, पॉइंट इज दैट। हाँ ओके, इस तरह से ही प्रोसीड करना है। 7 जिसने पूछा था समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं होगा तो मुझे सॉल्यूशन भेजना, मैं देख लूँगा। ओके नेक्स्ट इज, हाँ तो फिर कुछ आप में से ही किसी ने पूछा था, तो मैंने एक इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा लोकस बताऊंगा एंड आफ्टरवर्ड्स मैं बताऊंगा कि क्यों कॉस आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लेने पे हो जाता है। तो ध्यान से देखो अगर, तो लाइक you know that this is this equation of circle, right? x square plus y square is equals to, जिसको नहीं पता ये याद रखना कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जहाँ पे r इज रेडियस और सेंटर इसका 0,0 पे होता है, तो सॉर्ट ऑफ थोड़ा डिस्टॉर्टेड बना है बट समझ लेना। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ ना, एनी पॉइंट, ठीक है, तो एनी पॉइंट टेकन द एंगल चेंजेस, राइट? अगर ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ तो एंगल इज थीटा, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ तो एंगल इज लेट्स से थीटा डैश या कोई और एंगल बन रहा है, और एक चीज जो है वो कांस्टेंट रह रही है, दैट इज रेडियस, राइट? तो अगर मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है कि लेट्स से ये ब्लू वाला डिस्टेंस कितना है या ये ब्लैक वाला डिस्टेंस कितना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो सिंस r इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिंग, तो अगर मैं r cos थीटा कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली x के कोऑर्डिनेट चेंज हो जा रहे हैं, बिकॉज r इज कांस्टेंट, जो भी चेंज हो रहा है वो थीटा चेंज हो रहा है। लेट्स से यहाँ 30 डिग्री था, अभी 60 डिग्री हो गया है, तो ये 30 डिग्री के लिए जब निकालोगे तो दिस विल बी r cos 30 व्हिच इज 1/√3/2। सिमिलरली ये √3/2 आ रहा है, r into √3/2 r कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल्स टू r cos थीटा रख रहा हूँ एंड लेट्स से ये अभी 60 डिग्री हो गया है, तो r into 1/2,
तो r/2 बेसिकली आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने आप ही टैकल हो जा रहा है. सेम गोज विद व्हेन यू मूव इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट. अगर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज कर रहे हो तो देखो x शुड कम एज नेगेटिव, राइट. क्यों x नेगेटिव आना चाहिए? बिकॉज cos थीटा नेगेटिव हो रहा है और x एक्सिस वैसे भी नेगेटिव है. लाइक इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए. तो अगर अभी आप थीटा कंसिडरेशन में लोगे तो लेट्स से थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो आपको पता है कि cos थीटा कैसा आता है? नेगेटिव आता है. अगर cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, r तो कांस्टेंट है, r तो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है. इफ r इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हो, कांस्टेंट को पॉजिटिव है, डिस्टेंस है वो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हो, तो अपने आप ही यू आर गेटिंग अ नेगेटिव कोऑर्डिनेट. तो सिंस वी हैव टू टेक सिंस हम जब इसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे कि कितना आ रहा है, प्रोजेक्शन समझते हो ना? यस सर, उसके लॉन्ग कंपोनेंट. हाँ, कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमेशा हमें cos थीटा ही करना पड़ रहा है. दैट इज व्हाई यहाँ पे हमेशा x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा विल गिव मी, मतलब y कंपोनेंट अगर निकालोगे तो दैट विल बी गिविंग मी द डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, ये क्लियर हुआ? मतलब वही मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में कि काफी एविडेंट है ये चीज, मतलब काफी इजीली दिख जाती है, बट और फिर किसी भी क्वाड्रेंट में जाओगे अकॉर्डिंगली आपको सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी. नाउ मूविंग अहेड तो कार्टेशियन इक्वेशन टू पोलर इक्वेशन मैंने बताया था कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया था. कार्टेशियन इक्वेशन टू पोलर इक्वेशन, यहाँ पे मैंने बताया था कि x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. सब्स्टिट्यूट कर दो एंड आंसर निकल जाएगा, राइट. उसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था, फिर मैंने सेकंड चीज बताई थी पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन. इसमें मुझे क्या करना पड़ता है? इसमें मुझे थोड़ी चीज, जैसे मान लो मुझे इसी सारी चीजों का यूज करना पड़ता है. तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताया था मैंने, एंड ऑल्सो मैंने बताया था कि cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r या x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Similarly, sin theta is equals to y upon r और y upon root of x square plus y square. इस टाइप से कुछ आएगा. इसका मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं. Just let's say, sir, can you please write the equation again? Which equation? Which equation shall I write again? SS012. कार्टेशियन इक्वेशन. अच्छा, एग्जाम्पल एक और करवा दूं, ये बोल रहा हूँ. इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन कोई इक्वेशन नहीं होती. कार्टेशियन इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें एक्स और वाई आता है. वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, सब लोग ये कर्व नोट करो. लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है, सिंस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, तो इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं. और कोई इक्वेशन जो r और थीटा के फॉर्म में होती है, जहाँ पे है r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल्स एंड रेडियंस, अगर कोई इक्वेशन r और थीटा के फॉर्म में होती है तो उसको हम पोलर इक्वेशन बोलते हैं. तो ये इक्वेशन जो है वो कोई भी कर्व हो सकता है. अभी आपको वो कर्व जानना जरूरी नहीं है, बट दिस इक्वेशन इज अ कार्टेशियन इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज अ कार्टेशियन इक्वेशन बिकॉज ये x और y के फॉर्म में है. अब मैं इसको पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा. तो पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है? ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर सिंप्लीफाई करो, पोलर इक्वेशन बताओ क्या आ रही है. जितना हो पाएगा उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना. अच्छा, एक लेट्स से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं. पोलर इक्वेशन निकालो, ठीक है, एंड पोलर इक्वेशन को फाइंड, पोलर इक्वेशन ऑल्सो फाइंड
the maximum distance of any point on the curve from origin. Find the maximum distance of any point on the curve from origin. बेसिकली मुझे क्वेश्चन समझा लेने दो एक बार, फिर करना. क्वेश्चन स्टेट्स कि आई हैव अ कर्व, ठीक है, कोई भी कर्व होगा, लेट्स से कुछ ऐसा सा हो रहा है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से इस कर्व की. तो यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ से यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस. तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड दैट मैक्सिमम डिस्टेंस. अब देखो नॉर्मली अगर इसको करने जाओगे कार्टेशियन इक्वेशन, नाउ यू गाइज नो कैलकुलस, तो वहाँ से भी कर सकते हो. बट सिंस हम लेट्स फॉरगेट अबाउट कैलकुलस, हम इसको क्या करेंगे, पोलर इक्वेशन से करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्टली कन्वर्ट दिस इनटू पोलर इक्वेशन एंड ट्राई एंड फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन फ्रॉम ओरिजिन. इस कर्व का कोई एक पॉइंट और उससे ओरिजिन का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो. ट्राई एंड सिंप्लीफाई. Also tomorrow I will be available at Panvel Center from 12 to 3. So in case of any doubt, do visit. या किसी टॉपिक में रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप आ सकते हो. सर पनवेल में कहाँ? पनवेल सेंटर पे. कहाँ? पनवेल सेंटर नहीं पता कहाँ पे है? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं. एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता. आप कहाँ से हो? मैं तो थाने से हूँ. थाने से हो? तो थाने से पनवेल क्यों आओगे? मैं सीवोड आऊंगा तो बता दूंगा ना. थाने से पनवेल बहुत उल्टा पड़ेगा. सर पनवेल में कब? कल आ रहा हूँ मैं पनवेल. जितने पनवेल वाले स्टूडेंट्स हैं वही आओ. 12 to 3 आऊँगा. जितने पनवेल वाले स्टूडेंट्स हैं वही विजिट करें. बाकी सीवुड और खारगर पे भी नेक्स्ट वीक में मैं आऊँगा, तो तब विजिट कर लेना. कैसे करेंगे? किसी से हुआ क्या?
बहुत सर कॉम्प्लिकेटेड साइन लगा रहा है। कॉस और आर के टर्म में एक इक्वेशन आ गया ठीक है, इसका अब देखो आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, ओरिजिन। तो बेसिकली आर को आपको मैक्सिमाइज करना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। हाँ सर, तो नहीं हो 1/2 नहीं है, देखो बाकी जितने लोगों से हो गया है वो वैसे करो, मतलब जितने लोगों से हो रहा है बाकी लोग इधर देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो पोलर इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिकली 2/√5 - 1 आ रहा है, तो दैट इज वाई ऐसा कुछ नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ एक बार, एक्स की जगह आर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया, वाई की जगह आर साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा -1 = 0। अब ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले सकते हो, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने कॉस की जगह सी लिख दिया, साइन की जगह ये, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया, ये 1 को राइट हैंड साइड लेके आओ। अब मैं ये कह रहा था कि आर स्क्वायर को यही रहने दो और बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 1/c² प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेसिकली आपको, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूँ, बेसिकली यहाँ से ये किसका क्वेश्चन, क्या कहते हैं इसको, ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई एम गेटिंग आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ये आ गया। तो अभी क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख लेते हैं और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अभी आपको ये मैक्सिमाइज करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को भी cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइक इसको कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, आर स्क्वायर को मैक्सिमाइज को करना है, मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज कर डिनोमिनेटर देंगे। को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट किए बिना, बेटा कैलकुलस का यूज किए बिना बोला ना मैंने, थीटा का वैल्यू डाल के। थीटा का वैल्यू डाल करके नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे निकालें, 0 तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है आदित्य। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे मिनिमम कैसे आ सकता है, देखो साइन 2 थीटा नेगेटिव भी तो जा सकते हैं ना, है मनीष। हाँ सर, वही पहले हाँ साइन सर स्क्वायर वही। देखा था, साइन 2 थीटा का। नहीं तो ऐसा नहीं करो ना, साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 1 - cos 2 θ/2। राइट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा फाइनली, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 θ/2। अभी एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, हटाते हैं, 3 प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, माइनस cos 2 थीटा, सॉरी। यस सर। अब आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए 3 + 2 sin θ कैसे हो गया? एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 3 हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, हाँ फिर हाँ, 1/2 कॉमन ले लिया। समझ अब गया समझ गया। हाँ,
अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है ना? रूट प्लस और माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 हाँ माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5। हाँ सर। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा तो हाँ 3 माइनस रूट 5 बाई 2 ये मिनिमम वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर की। अब बेसिकली आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस रूट 5 ऐसा लिख सकते हो। अब रैशनलाइज कर लो या जो भी करना है कर लो, फाइनली सिंप्लीफाई कर लो। और याद रहिए आर स्क्वायर आ रहा है, आपको आर निकालना है तो स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। क्या हुआ देवांश बताओ? सर 1/2 को ये क्या कॉमन लेने के बाद क्या किया नहीं समझा सर। 1/2 को कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। यस सर। अब 3 में से 3 में मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और माइनस ओके 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 सर। वो वाला। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी रूट ऑफ 5। तो मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 5, मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट 5। प्लस तो सिंस मिनिमम रिक्वायर्ड था तो 3 माइनस रूट 5 लिया, ये 1/2 था। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 अपॉन करके आ रहा है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फाइनली यहाँ से यहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आर रिक्वायर्ड है तो आर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मतलब पहले तो इसको क्या कहते हैं रैशनलाइज कर लो, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, सबको समझ गया कैसे करना है? ऑल्टरनेटिव मेथड, हाँ ओम बताओ। ओम बेटा म्यूट करोगे तब पता चलेगा ना मुझे। गलती से हो गया सर। अच्छा ओके ओके। तो इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझाइए? अच्छा, इसको कैलकुलस से कैसे कर सकते हैं एनीवन? सर डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद रूट्स निकाल लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? थीटा। थीटा तो है ही नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में। सो डिनोमिनेटर को मैं मिनिमाइज करना था ना। अच्छा, तो इसके तो थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब कर पोलर में सकते चेंज करके फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे। यस सर, मैंने वैसे ही किया। तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू पता चलेगी एंड वंस यू हैव द हाँ। थीटा की वैल्यू देन उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा निकाल सकते हो। तो आइदर वे कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ ओके। अनादि अगर मेरे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, तो या प्लस और माइनस कुछ भी होता है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो इसी के बीच में ये वैल्यूज लाई करती हैं। तो a इस सिचुएशन में 1 है और b इस सिचुएशन में 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो रूट ऑफ 4 प्लस 1 5 रूट 5। ओके याद है ये? अच्छा, थोड़ा अपना सिस्टमैटिक आप लोग क्या करो ना, थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच करो। आई नो कि आप लोग के स्कूल्स भी रहते हैं, बट थोड़ा सा प्लान में चेंज, मतलब थोड़ा सा आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा वेयर एन जो पुराने टॉपिक्स हैं ना उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। क्या होता है ना कि अभी तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो शॉर्ट ट्रिक्स आप तुरंत सीख लेते हो, बट जब एप्लीकेशन की बात आती है और लेट्स से अभी मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ या सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूँ, तो चैप्टर्स धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद भूलते जाते हैं। मतलब ओवरऑल थ्योरी तो याद रहती है जो चीज़ आप समझ चुके हो, बट जो एप्लीकेशन पार्ट आता है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लर्न करते हो, वो सारी टाइम टू टाइम भूलती जाती है। तो उसके लिए यू हैव टू मेक अ सिस्टमैटिक प्लान वेयर एन आप 1 वीक में या 2 वीक में एक चैप्टर एटलीस्ट टारगेट करो पुराना, अलॉन्ग विद द चैप्टर्स दैट आर गोइंग ऑन। जो असाइनमेंट्स आप कर रहे हो उसके अलावा भी ट्राई एंड टारगेट 1 और 2 चैप्टर्स, मतलब एक चैप्टर टारगेट करो। कोशिश करो कि मंथ में 2 चैप्टर का रिवीजन करते रहो प्रीवियस चैप्टर्स का, नहीं तो वो सारी चीज़ें भूलती जाएंगी।
कैसे प्लान करना ये आपको बेटर वे में पता रहेगा। लाइक मैं अगर एक अप्रोच बताऊं तो यू कैन डू इज कि संडेज अगर आप थोड़ा फ्री रहते हो तो संडे को दोनों फिजिक्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर उठा लो, उसका थ्योरी पार्ट एटलीस्ट रिवाइज कर लो, सारे नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो। उसके बाद फिर लेट्स से हाफ एन आवर आप दे रहे हो और 5-5 6-6 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम ईच चैप्टर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने क्वाड्रेटिक उठाया रिवाइज करने के लिए, संडे को आपने पूरा थ्योरी रिवाइज किया। मंडे ऑनवर्ड्स व्हाट यू नीड टू डू इज कि 30-40 मिनट्स बैठो, डिपेंडिंग ऑन 4 और 5 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए टाइम ले करके 6 से 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस के बीच में रफली सॉल्व करो। 6 to 10 क्वेश्चंस रैंडमली सॉल्व करो। मतलब अगर असाइनमेंट की कमी हो रही है तो मुझसे मांग लो, नहीं तो कुछ रेफरेंस बुक हो अगर आपके पास तो वो यूज़ करो। एंड 6 और 10 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के सॉल्व करो डेली बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे। तो एटलीस्ट सैटरडे तक 6 डेज अगर आपके पास होंगे तो रफली यू विल बी सॉल्विंग 60 to 80 क्वेश्चंस। एंड अगर 60 to 80 क्वेश्चंस मैंने क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लिए तो मेरा क्वाड्रेटिक रिवाइज हो गया उस वीक में। तो इस तरह से थोड़ा सिस्टमैटिकली प्लान करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने चैप्टर्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा अगर पढ़ के भूल जाओगे तो। नेक्स्ट इज टारगेटेड टाइम में कभी कुछ खत्म ही नहीं होता। तो ये तो फिर बहुत प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा एग्जाम में। थोड़ा तो प्रैक्टिस इस तरह से करनी, एटलीस्ट जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, जो एक बार सॉल्व कर चुके हो, वो असाइनमेंट अगर अनसीन क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो वो तो 4 और 5 मिनट्स में होने चाहिए। ओके, लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, इस टाइप से कुछ जिसके सारे पॉइंट्स आपको नोन है, और मेरे पास एक पॉइंट है P x, y। नाउ एक स्टेटमेंट है, statement says that if PA square plus PB square plus PC square PA square plus PB square plus PC square is to be minimum, then prove that is to be minimum, then prove that P will be centroid of triangle ABC. P will be centroid of triangle ABC. कैसे प्रूव करेंगे ये भी बताना, बेसिकली अप्रोच बताओ। एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, उसके बाद फिर P एक पॉइंट है इनसाइड द ट्राइंगल, और आपसे बोला है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज टू बी मिनिमम, मतलब P पॉइंट से तीनों का डिस्टेंस का स्क्वायर अगर मिनिमम होना है, देन प्रूव दैट P विल बी सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक बार ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बताओ। सर पी के भी कोऑर्डिनेट्स पता होंगे क्या पहले? हाँ दिए हुए ना, पी बी एक्स कॉमा वाई, नहीं पी एक्स कॉमा वाई मतलब वेरिएबल है, ये एक्स कॉमा वाई वेरिएबल्स हैं। ठीक है। ऑल्सो मैंने एक बुक का PDF भेजा है ग्रुप पे, तो इफ आपके पास है वो बुक तो ठीक है, एल्स नहीं है तो रेफरेंस बुक के लिए वही बुक यूज करो, मतलब खरीद लो। गुजराती सर ने पहले ही बोल दिया था ये अच्छा, बुक खरीदना। हाँ तो खरीद लो उसको रेफरेंस बुक के लिए, अगर नहीं है तो किसी के पास, एल्स किसी और के पास किसी और पब्लिकेशन की भी है तो भी चलेगा, अरिहंत की भी चलेगी, सेंगेज की भी चलेगी। बट अगर किसी के पास नहीं है एंड किसी को रेफरेंस बुक चाहिए तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक।
नहीं, वो नॉर्मल ट्रायंगल है हर्षद, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। बेसिकली वही करो जो क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ऐड करके देखो क्या आ रहा है, फिर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश सर करेंगे। उससे आ गया। उससे आ गया ना आदित्य? हाँ सर, लेकिन मतलब मैं ज्योमेट्री लगा रहा था, अच्छा पाइथागोरस। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर विल बी एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस, मैं अभी खाली एक्स वाले टर्म्स को ले रहा हूँ, ठीक है, वाई वाले को बाद में ले लेंगे। एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर, सिमिलरली वाई वाले टर्म्स में आएंगे। अब अगर इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो विल बी गेटिंग 3x स्क्वायर, सॉरी, you'll be getting 3x स्क्वायर, और क्या मिलेगा मुझे, माइनस 2x x1 माइनस 2x x2 माइनस 2x x3 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। सिमिलरली y वाले टर्म्स में भी सेम ही चीज होगी, राइट। अब पी ए स्क्वायर अगर निकालोगे तो x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर रहेगा, तो y वाले टर्म्स को नहीं लिखा है मैंने। सिमिलरली पी बी और पी सी डिस्टेंस भी निकाला है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसको देखो ध्यान से तो यहाँ पे आई कैन टेक 3 कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स एक्स वन प्लस एक्स एक्स टू प्लस एक्स एक्स थ्री, ठीक है। और इसको रहने दो ऐसे ही, प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? देखो x कॉमन ले लो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया। अब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाओ, देखो क्या आ रहा है। सर हम डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो आ जाएगा आंसर? हाँ देते, डिफरेंशिएट करने पे भी आ जाएगा, बट डिफरेंशिएट करना मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज मतलब कैलकुलस में तो वो मेथड पढ़ ही रहे हो, ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं ना कुछ। अच्छा ओके सर, समझ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एनीवन? अच्छा बेसिकली ध्यान से देखो तो ये कुछ कांस्टेंट होगा, ये समथिंग कांस्टेंट होगा, और सर वो Yes. सेंटर हो जाएगा। मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर फाइनली सिंपलीफाई होकर के कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे फिर देगा। ये वो कैंसिल हो जा रहा है और इस इक्वेशन का सलूशन आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। राइट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देख लेना इस इक्वेशन को, एक बार लिख लेना। इस इक्वेशन को आई कैन रीराइट एज 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस हाफ ऑफ दिस, सर वो 3 मल्टीप्लाई नहीं x होगा माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई तो किया होगा,
नहीं सर, वो माइनस वाला जो टर्म लिखा है उसमें। उसमें एक मिनट बता रहा हूँ मैं, समझ जाओगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 तो कॉमन है, इसको हटा दो। अगर यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हो, x माइनस हाफ ऑफ दिस करोगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया। इसके बाद फिर आप क्या करते हो, वो लास्ट वाला टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करते हो। तो सेकेंड टर्म का वही स्क्वायर किया मैंने, हाँ राइट है कि यहाँ पे 3 रहेगा। हाँ सर, वो हाँ पूरे फिर वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो ब्रैकेट रहा के है ना अंदर है तो फिर हाँ बाहर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, राइट राइट राइट, अभी सही है ना। तो उसके बाद फिर आप इस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर करते हो, तो सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो तो ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, ठीक है। बेसिकली आप इस ब्रैकेट को 0 कर सकते हो, ये वाली चीज एक कांस्टेंट है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। आप क्या कर सकते हो, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इक्वेट कर सकते हो 0 से। ये तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा माइनस कुछ कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल माइनस कुछ कांस्टेंट c0 ले लिया क्योंकि पिछली बार वेरिएबल का मिनिमम वेरिएबल का मिनिमम निकालोगे। तो वेरिएबल का मिनिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम शुड बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सेम वही y के साथ भी हो जाएगा। मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास ये चीज़ गिवन थी कि p कोई पॉइंट है ट्राइंगल के इनसाइड में, तो आपको pa का स्क्वायर pb का स्क्वायर pb प्लस pc का स्क्वायर को मिनिमम करना था। तो मैंने निकाला pa का स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर क्या होगा, उसको मिनिमम करने के लिए स्टार्ट किया मैंने प्रोसेस। तो एक्सपैंड करने के बाद कुछ ऐसा सा टर्म मिला, तो जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको मैंने हटा दिया, क्योंकि कॉन्स्टेंट की वजह से मतलब अगर मुझे मिनिमम करना है किसी चीज़ को तो कांस्टेंट के साथ आई कैन नॉट डू एनीथिंग। वो तो फाइनल रिजल्ट में ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी हो रहा होगा वो तो होगा ही। जो वेरिएबल है मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई अपॉन सिंप्लीफिकेशन। आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई डिड वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई किया, तो वापस से एक कांस्टेंट मिल गया, उस कांस्टेंट को वापस से अलग कर लिया। नाउ बेसिकली इस वेरिएबल को मुझे मिनिमाइज करना है, तो ये वेरिएबल स्क्वायर है, तो किसी भी पॉजिटिव चीज की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो कंसिडरिंग दैट थिंग, इस वेरिएबल को मैंने इक्वेट किया 0 से, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। आई गॉट दिस, एंड इफ यू रिमेंबर दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड, हेंस आई कैन से दैट p will be minimum when x is equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, which is the point of centroid. ये समझ गया सबको? हाँ प्रियल कुछ कह रहे हो आप? ओके, ये क्लियर हो गया सबको? फिर वापस वो नीचे वाला पार्ट दिखा सकते हो थोड़ा? नीचे वाला पार्ट एज एन नेक्स्ट वाला, ये वाला? हाँ सर। x1 plus x2 plus x3 constant कहाँ है? Because I have fixed those points ना, मैंने इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सर मगर वो तो वेरिएबल है ना? नहीं बेटा, p पॉइंट वेरिएबल है। अच्छा लेट्स से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे सोचो कि एक छोटा ट्राइंगल ले लिया मैंने, इसके पॉइंट्स फिक्स कर दिए 2,3, 5,6, 7,8। इसमें इफ यू आर फाइंडिंग दैट दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, सॉर्ट ऑफ ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, 2 + 7 + 5 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, राइट संजना? हाँ सर, Now if I'm now सेकंड स्क्रीन में x1 plus x2 plus x3 by 3 आपने जो लिखा वो तो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है? बिकॉज अभी मैंने मान लो इस ट्राइंगल के लिए निकाल रहा हूँ तो x1 + x2 + x3 तो एक पॉइंट फिक्स डिवाइड बाई 3 कर दूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी ना। हाँ सर। मान लो यही पॉइंट मैंने 12 कर दिया अभी, देन ऑल्सो x1 + x2 + x3 को एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे ना,
तो गिवन कोई भी ट्राइंगल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 तो आपका फिक्स ही रहेगा ना हाँ गिवन ट्राइंगल के लिए. तो दैट इज व्हाई p can be any point inside the triangle. So p is varying, but these points are fixed. ओके सर अंडरस्टूड. सर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद क्या किया था समझाओगे? Completing the square method अप्लाई किया. Completing the square method अप्लाई करने के बाद I got this equation. Completing the square method अप्लाई करना आता है राइट. यस सर. उसके बाद फिर ये टर्म तो कांस्टेंट है तो ये तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे उससे ये सब्सट्रैक्ट ही होगा राइट. तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता. बट मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ये वाला जो x में से कुछ चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है इसको मुझे मिनिमाइज करना है. तो इसको मुझे मिनिमाइज करने के लिए देखो ध्यान से तो स्क्वायर है पॉजिटिव की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0. ओके 0 से इक्वेट कर दिया. 0 से इक्वेट कर दिया वेरिएबल को. ठीक है तो सबको समझ गया ये. मूव करूं नेक्स्ट. यस ओके नेक्स्ट इज फाइनली अब हम अभी जो थ्योरी पार्ट था वो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ. फाइनली वी विल बी मूविंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस. अभी तक हम स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं किए थे. अभी तक वी वर स्टडीइंग की इंक्लिनेशन क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइक डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं और पोलर फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है. नाउ विल बी मूविंग टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमें पढ़नी है. तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लिख लो. इट इज द रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन तो मेरी खुद भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत इतनी ज्यादा हो गई है ना. रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन x and y coordinate of any point on a straight line. मतलब x और y कैसे रिलेटेड हैं. मतलब एक पॉइंट किसी स्ट्रेट एक लाइन का कोई भी पॉइंट कैसा रिलेटेड है उस लाइन से, उस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. अब थोड़ा बेटर वे में भी समझाता हूँ. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब अभी समझ जाओगे खुद ही. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. लाइक सबसे पहला सबसे बेसिक सा मेथड इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट्स से ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए 1, 2, 2, 3, 5, 6 तो ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. हाउ आर दीस 3 पॉइंट्स रिलेटेड विद वन अनदर. कोलिनियर है सर. They are collinear. दे आर कोलिनियर हैं. या मतलब कोई एक पर्टिकुलर मतलब x वाला y से कैसे रिलेटेड है बेसिकली ये पूछ रहा हूँ. आपस में नहीं. +1 is equal to y. राइट x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू x + 1 Yes sir. या x इज इक्वल्स टू y - 1 ये एक रिलेशन आ गया. तो यही मैं बोल रहा था रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. लाइक किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का किसी स्ट्रेट लाइन पे कैसा रिलेशन है, x और y का कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं. तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो इन तीनों पॉइंट्स की इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मुझे लिखनी होगी तो ये हो जाएगी. तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल मेथड. ऑब्जर्वेशनल मेथड मतलब हम ऑब्जर्व करके पॉइंट्स को निकाल मतलब ऑब्जर्व करके रिलेशन निकाल रहे हैं. सिमिलरली अगर मैंने मान लो पूछ लिया होता 1, 1, 2, 2,
7,7, तो रिलेशन क्या आ जाता? x is equal to y. x is x is equals to equal to y. y. x is equals to y अगर मिल जाता तो फिर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो रही है? हाँ हो रही है। तो देखो ध्यान से वापस इस डेफिनेशन को देखते हैं। रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी x इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर रहे थे ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का ऑन अ स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आप x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट कर रहे हो तो जो इक्वेशन आ रही है, रिलेशन जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अभी ये डेफिनेशन क्लियर हुई? Yes sir. ठीक है, Yes sir. एक सेकेंड शंकर आप कुछ कह रहे थे सर। वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी बाई 2a पर मिनिमम वैल्यू होगा, अब इस वाले के लिए बोल रहे थे शंकर? तो यहाँ पे माइनस बी बाई 2a अगर कर रहे हो तो भी वहाँ पे मिनिमम आ रहा है। हाँ ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो, राइट, सेम ही वैल्यूज आ रही हैं। सर वो सूझा था लेकिन बहुत लंबा हो रहा था वो स्क्वायरिंग वगैरह। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये रिलेशन आएगा क्लियर होगा। और ये ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द इक्वेशन। हर जगह वैलिड नहीं रहता ये, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किसी को पता है क्या होती है? y is equal to mx plus c. नहीं, y is equal to mx plus c नहीं होता। वो तो स्लो ax plus by plus c equal to 0। हाँ राइट, कैपिटल सब ax plus by plus c is equals to 0, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे a और b जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो a and b are constants। c तो इंटरसेप्ट होता है ना मेरा, तो वो भी कांस्टेंट ही होता है ना, मतलब हाँ, लेकिन यहाँ पे वो जो c है वो y is equal to mx plus c में होता है। सर वो intercept। c का नहीं वो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सिग्निफिकेंस वाला है, c लेकिन वो भी इंटरसेप्ट एक नहीं है, रियल नंबर ही है ना। एक रियल, हाँ मतलब ये भी एक कांस्टेंट की तरह ही एक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे a और b जो हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, मतलब अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में हाँ सर, क्या बोल रहा हूँ मैं। पॉइंट। ओके, अब मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओरल आंसर्स भी चलेंगे। 2x minus 3y plus 4, yes या no? Yes sir. sir Yes. Yes sir. x is equals to 5, यस no Yes sir. Yes sir. यस Yes, नो sir. वाले कितने हैं? नो वाले को हाथ ऊपर उठाना। देखो नो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सर y का कोएफिशिएंट 0 हो गया। राइट, कोफिशिएंट 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो वो हाँ। 0 भी हो सकता है। तो x is equals to 5 is also और x का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो c को उधर राइट हैंड साइड ले जाओ, c -5 हो गया। बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो c यहाँ पे -5 हो गया, a यहाँ पे 1 हो गया, b 0 हो गया, तो दिस ऑल्सो इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये भी है सेम। y is equals to let's say 4, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। x square plus 4y plus 7 is equals to 0, नो सर। नो No, सर ये पैराबोला है। नहीं राइट No. क्योंकि लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ठीक है, जिस तरह से समझ में आ रहा होगा, y is equals to -2 भी स्ट्रेट लाइन होगा, सब होंगे। नेक्स्ट हेलो इंटरसेप्ट। सर, हाँ बेटा, आपने वो क्वेश्चन के बाद क्या करा? उस क्वेश्चन के बाद क्या करा है, मतलब ये वाले क्वेश्चन के बाद हाँ यही इक्वेशन ऑफ वाला। स्ट्रेट लाइन लिखवाया था। सर मैं तब डिस्कनेक्ट हो गया, जनरल वाला के टाइम पे आया था।
ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन लिखवाया कि रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फिर उसका मतलब समझाया कि क्या होता है, बस इतना ही है। लाइक जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो x और y के बीच में क्या रिलेशन हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और वो सारे पॉइंट्स के लिए वैलिड है किसी भी इस स्ट्रेट लाइन पे। तो हेंस आई कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। और ये बाई ऑब्जर्वेशन निकाला मैंने, तो इसलिए इसको मैंने ऑब्जर्वेशनल मेथड बोल दिया इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है। उसके बाद फिर जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताया। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है, एनीवन? सर वाई सर एक्सिस पे y वो पे कट किस पॉइंट पे करता है? तो बस y एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट बनता है। नो तो सर, दोनों जनरली एक्सेस पे वाई बनता से ही भी लेते बनता है। हैं, एक्स पे भी, एक्स पे रूट बोल देते हो उसको। फिर रूट बोल देते हैं उसको। यस सर, रूट्स। मतलब स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में रूट्स नहीं बोलते, स्ट्रेट लाइन में इसको इंटरसेप्ट ही बोलते हैं। इंटरसेप्ट ही बोलते हैं, मतलब एक्स जनरली इंटरसेप्ट हो फंक्शन गया, का रूट मतलब देख लेते हैं। बेसिकली इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आता है, और जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। आप लोग वाई इंटरसेप्ट इसलिए जानते हो बिकॉज कई स्टूडेंट्स ने वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस सी पढ़ रखा है, वहाँ पे सी इज वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकाल सकता हूँ? सर y के सर लिए x इक्वल टू 0 और x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0। राइट, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा होता है वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। और x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा होता है वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो लिख लो, टू फाइंड y इंटरसेप्ट substitute x is equals to 0, and to find x intercept substitute x is equals to 0. और इंटरसेप्ट को एज इट इज लेना है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव। अब इंटरसेप्ट निगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये वाली लाइन हो गई, तो देखो ध्यान से, इसमें y एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट किया है, ओरिजिन के नीचे कट किया है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया। ऐसे करोगे तो फिर y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, इस तरह की लाइन आएगी। तो ठीक है, तो समझना कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम गोज विद y इंटरसेप्ट। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, बट स्टिल गलत हो जाता है कई बार, तो मेक अ नोट ऑफ इट। To find x intercept, substitute y is equals to 0. To find y intercept, substitute x is equals to 0. उसके बाद फिर एक ये भी लिख लो, यहाँ पे x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है और y इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है। अच्छा, what will happen if the line is passing through origin? x intercept और y intercept क्या होगा? दोनों 0 होंगे। 0। दोनों 0 होंगे। Zero. तो if a line is passing through origin, तो always x intercept and y intercept is equals to 0. Always. If a line is passing through origin, x intercept is equals to 0 and y intercept is equals to 0. किसी भी डायरेक्शन में पास हो रही हो, ठीक है। x is equals to 0 and y is equals to 0. Intercept हमेशा। If a line is passing through origin, x intercept is equals to 0, y intercept is equals to 0.
अच्छा, अब मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस बताऊंगा, बट इन जनरल एक पॉइंट जो बहुत कॉमन है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए देयर आर टू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। कोई बता सकता है क्या क्या? सर स्लोप और y इंटरसेप्ट। स्लोप और और इंटरसेप्ट y। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या है बेसिकली? कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट, राइट? यस एक पॉइंट जिसका एक तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जहां से जो लाइन पास उस हो रही है, लाइन हाँ जो जहां से वो लाइन पास हो रही है। इंटरसेप्ट इज बेसिकली अ पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रही है। तो रिमेंबर टू थिंग्स कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है कभी भी क्वेश्चन में, तो जस्ट लुक फॉर टू थिंग्स। वन इज स्लोप एंड अनदर वन इज a point through which the line is passing, be it intercept or any other point. वो intercept भी हो सकता है या कोई भी point हो सकता है. You just have to look for two things while solving the question कि find the equation of lines. Just look for two things. One is slope of the line या inclination की x axis से कितना inclined है या slope, and any point through which the line is passing. वो intercept हो या ना हो ये जरूरी नहीं है. You just have to look for a point through which the line is passing. अब मैं बताऊंगा कैसे. ठीक है, तो ये चीज नोट करके कहीं लिख लो. A point through which the line is passing and slope, दो चीजें रिक्वायर्ड है. is passing and slope of line. अब देखो कैसे यही सारी चीजें होती रहेंगी अलग अलग लाइन की फॉर्म में. ठीक है, नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस में सबसे पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आप लोगों को पता है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे y is equals to mx plus c. इसमें c क्या होता है? y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट, राइट? क्योंकि c is जैसे x को 0 सब्स्टिट्यूट तो y is equals to c मिल रहा है. एंड अभी मैंने इंटरसेप्ट में बताया था कि y इंटरसेप्ट इज x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 0 रखो तो y इज इक्वल्स टू c मिल रहा है. तो बेसिकली यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, c, राइट? यस सर. ऑल्सो यू नो द स्लोप. थीटा पता है तो m पता है आपको. तो बेसिकली स्लोप यहाँ पे m हो गया. अगर आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट मतलब कि कहाँ पे कट कर रहा है, तो बेसिकली y is equals to mx plus c is your slope intercept form. सर इसमें और कुछ नहीं है क्या बेटा इसमें? मतलब बस ये स्लोप हाँ ये और इक्वेशन, हाँ ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी. इसमें आपको बस स्लोप के लिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि एंगल इतना बना रहा है लाइन एंड समथिंग वुड सर बी वो गिवन. तो कौन आप सा tan थीटा फॉर्म ले होता लोगे. है x2 माइनस x1 वाला? वो 2 पॉइंट फॉर्म होता है. वो भी बताऊंगा अभी. तो इस पे एक क्वेश्चन करो. Find equation of line which makes 60 degree with x-axis, positive x-axis, 60 degree with positive x-axis, and cuts negative y-axis and cuts. क्या फाइंड करना था? Find the equation of line. Equation of line which makes 60 degree with positive x-axis and cuts negative y-axis at a distance of 2 units from origin.
y is equal to under root 3x minus 2. हाँ राइट, सर। तो बस इतना सा ही, 3 मतलब by ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछेगा फ्रॉम 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, कहीं पे भी नहीं पूछेगा, बट सिंपल सा समझने के लिए देखो क्या कह रहा है कि लाइन इज कटिंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट नेगेटिव साइड पे, मतलब यहाँ से कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस से पॉजिटिव 60 डिग्री बना रहा है, मतलब पॉजिटिव 60 डिग्री मतलब कुछ इस तरह से पास हो रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है और -2 पे कट कर रहा है। तो बेसिकली मुझे एक पॉइंट मिलेगा 0, -2, और आई नो द स्लोप m इज इक्वल्स टू tan 60 विच इज √3। तो फाइनली इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू √3x, इंटरसेप्ट इज -2 -2। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस समझने के लिए कि फॉर्म सर आप होती एक बार पिछला वाला पेज दिखा सकते हो? हाँ श्योर। ओम 2-4 फॉर्म पढ़ लो, फिर वैसे भी क्वेश्चंस पूछ लूंगा। हो गया ये? हाँ सर, थैंक यू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर m पॉजिटिव है, ठीक है, m पॉजिटिव है तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, और अगर m नेगेटिव है तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। मतलब पॉजिटिव m का मतलब हो गया कि tan थीटा पॉजिटिव आएगा, तो tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी। अगर m नेगेटिव आ रहा है तो लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी, सेकेंड लाइन की तरफ टेंड होकर के जाएगी। अगर क्वाड्रेंट देखते हो तो राइट की तरफ मुड़ेगी लाइन, तो m पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ टिल्टेड है, तो m नेगेटिव है सॉर्ट ऑफ। तो ध्यान में रखना ये। ओके मान लो आई हैव दिस इक्वेशन, क्वेश्चन इज 3y plus 2x minus 4 is equals to 0. 3y plus 2x minus 4 is equals to 0. तो इसमें स्लोप क्या होगा और what will be the intercept? -2/3 स्लोप रहेगा। Intercept 4/3 4/3, right? राइट हर्षन। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो ध्यान से देखो कि y का कोफिशिएंट 1 होता है, कोऑर्डिनेट 1, हाँ y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है, x के साथ जो होता है वो m होता है, और जो बचता है वो c होता है। तो अगर इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन राइट 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4। दिस implies that y is equals to -2/3x plus 4/3. तो if you are comparing these two equations, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कंपेयर करो तो m is -2/3 और c is 4/3, c is 4/3, ये m हो जाएगा और ये c हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो लाइन कुछ ऐसे से पास होगी, राइट? तो लाइन का मतलब एक जनरल आइडिया लग जाता है आपको लाइन कैसे आ रही है, वो इस टाइप से आ रही है, क्योंकि m नेगेटिव है तो लाइन ऐसे से पास हो सकती थी। अब ऐसे बहुत सारी लाइन बन सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, बट सिंस c वाज पॉजिटिव तो हमने ये वाली लाइन चूज की, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम जाता है, सॉल्व करने में 2 मिनट में हो जाता है। A line y is equals to x plus 3. A line
y is equals to x plus 3 meets y-axis at point B. At point B, the line is rotated about B by an angle. The line is rotated about B by an angle of 15 degree. Clockwise direction. By an angle of 15 degree clockwise direction. Find the equation of new line generated. Chat section में लिखना. Find equation of new line generated. A line y is equals to x plus 3 meets y-axis at point B. The line is rotated about B by an angle of 15 degree clockwise direction. ठीक है. Find the equation of एक मिनट बेटा. Find the equation of new line generated. आदित्य गलत है, आदित्य सही है. हाँ बताओ. राइट आना. कोई कुछ कह रहा था, सॉरी. Was someone saying anything? $15 degree clockwise direction में घुमाया है. Right, Vansh. हाँ अभी सही है आदित्य. Right, अनादि. Sir, B will be 0 as the slope is 1 tan theta is equals to 1 theta is equals to. हाँ सही कर रहे हो. देवांश गलत है बेटा. तन्मय सही है. प्रणव इंटरसेप्ट चेक करो. दिव्यांश सही है. हाँ श्रीकांत अभी इनिशियली सही है किया आपने. यहाँ तक तो सही है. How many of you did not understood the question? Did not understand the question? Raise your hand. पूछ लो बेटा. मतलब डरना नहीं है ऐसे. Right, श्रीकांत. यशस गलत आ रहा बेटा. Right, Mohit. Okay, except for Devansh, everyone understood question. ये सिर्फ देवांश ऐसा है जो बता रहा है. राइट अमित सही है. मनोज गलत है बेटा. ओके द राइट आंसर इज, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी लोग मैच कर लो. y इज इक्वल्स, देवांश मैं समझा रहा हूँ, 1/√3x + 3. 1/√3x + 3 ये आंसर है. ओके देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y = 3 मीट्स y एक्सिस एट पॉइंट B. ठीक है, तो पॉइंट B पे मीट किया. ठीक है, y एक्सिस एट पॉइंट B मतलब आपको ये बताया है. और ये ध्यान से देखो तो आप यहाँ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. लाइन गिवन है. राइट यशस एंड ओम. बोलो सर क्या. राइट अगर मुझे y एक्सिस पे एट पॉइंट B मिल रहा है तो बेसिकली B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ ना. हाँ सर. x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. बेसिकली y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, 0,3 कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. और इस लाइन का स्लोप कितना है ओम या यशस, एनीवन?
What is the slope of this line? Sir, 1. 1. स्लोप 1 है तो थीटा कितना आ गया? 45 आ गया क्या? हाँ सर. अब बोला है कि द लाइन इज रोटेटेड अबाउट बी, बी के अबाउट रोटेट किया, इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट किया लाइन को बाय एन एंगल 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? नीचे वाला। नीचे वाला. तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइन को रोटेट कर दोगे तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी इसी पॉइंट के अबाउट, और ये एंगल 30 डिग्री रह जाएगा, राइट ओम? हाँ सर, मैं नीचे से रोटेट कर रहा था. हाँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ हो गया ना, नहीं, रोटेट वो किया। एक्स पॉइंट से, एक्स वाले इंटरसेप्ट. अच्छा, नहीं, पॉइंट बी, अबाउट बी लिखा है ना। तो अब यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट भी पता है, एंगल भी पता है, मतलब 0,3 से पास हो रही है, tan थीटा पता है, इक्वेशन निकाल सकते हो ना। m कितना आ जाएगा? tan 30 विच इज 1/√3 और इंटरसेप्ट तो 3 है, तो y इज इक्वल्स टू m 1/√3x + 3। ये इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। समझा अभी? यस सर. ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यही फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्म है जो हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है? राइट, y minus y1 is equals to m times of x minus x1। अगर मेरे पास लेट्स से एक पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है, लेट्स से x1, y1, और आई नो द स्लोप थीटा पता है मुझे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 is equals to m times of x minus x1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बेसिकली इसका प्रूफ देख लो कैसे आता है ये। तो लेट्स से मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है एंड आई हैव अ पॉइंट लेट्स से q x1, y1 एंड कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y। तो स्लोप क्या हो जाएगा? x minus x1 अपॉन y minus y1, सॉरी y minus y1 अपॉन x minus x1, राइट? y minus y1 अपॉन x minus x1, राइट? अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो वही इक्वेशन मिल जाएगी। सर x और y जनरल पॉइंट है ना? जनरल पॉइंट है, ठीक है? तो अगर कोई एक पॉइंट q पता है मुझे, तो जनरल पॉइंट की इक्वेशन कैसे मिल जाएगी? x और y के टर्म्स में x minus x, y minus y1 is equals to m times of x minus x1। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर ये y minus y1 वाला कौन सा फॉर्मूला है? y minus y1 में क्या है बेटा प्रणव? नहीं, ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहा है आपको। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे निकाल सकते हो, y minus y1 is equals to m times of x minus x1। यहाँ पे y और x तो एज इट इज रहेंगे, x1 और y1 आपको पॉइंट हो गया। जैसे मान लो 2,3 से पास हो रही है लाइन, तो x1 की जगह 2, y1 की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। हाँ, समझ गया। तो अभी एग्जांपल निकल के है तो लिख लो कि आई हैव अ पॉइंट, लेट्स से एक पॉइंट है मेरे पास 2,3 जहाँ से लाइन पास हो रही है, और m आपको -1/4 गिवन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन? ये हो जाएगी क्या? y -3 यस सर।
is equals to minus 1 by 4 equal to minus x by Yes. 4 plus और 3 सिंप्लीफाई point कर लो तो 4y 4y plus x is equal to 14. या 4y plus x is equals to 14. तो ध्यान से अगर देखो तो यही पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही सबसेट है क्या लास्ट वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा हुआ है? Yes. हाँ सर उसमें सिंस हम इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल रहे होते हैं तो हम y इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हैं तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0. 0 ध्यान से देखो तो अगर x की जगह 0 x1 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लेट्स से 0, c पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि 0, c हम मान के चलते हैं c इज द इंटरसेप्ट, तो y माइनस c इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0 या y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. वही फॉर्म मिल रहा है. यही मैं कह रहा था कि जो मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है दैट इज द मेन फॉर्म, बाकी सारे जो होते हैं ना वो इसी के सबसेट होते हैं. तो मुझे दो ही चीज रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या? एक तो पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है और एक स्लोप रिक्वायर्ड होता है हर क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए. तो लुक फॉर दीज टू थिंग्स इन एनी क्वेश्चन. सर एक डाउट था हाँ बेटा पूछो. सर जनरल पॉइंट के लिए कैसे हमने स्लोप बता दिया? एक हमारा पॉइंट x1, y1 है तो दूसरा भी कुछ फिक्स्ड होना चाहिए था ना. दूसरा मान लो नहीं किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, स्लोप तो वही आएगा ना, क्योंकि लाइन सेम है इसलिए ना. क्योंकि लाइन सेम है, राइट. मतलब तो मैंने कोई भी एक जनरल मालूम पॉइंट है उस लाइन के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हमने जनरल ले लिया. राइट, कोई जनरल पॉइंट ले लिया. ओके. और वैसे भी इक्वेशन में x और y वेरिएबल तो होने चाहिए ना, नहीं तो हाँ फिर तो वो नहीं कैंसिल वो आउट हो जाएगा. स्लोप जनरली दो पॉइंट के हाँ. बीच में बता रहे थे तो हाँ तो एक तो पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट कुछ भी ले लो, स्लोप तो वही आएगा ना. यस अकॉर्डिंगली सेम रेशियो में चेंज हो जाएगा बेसिकली, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हाँ समझने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को होल्ड कर रहा हूँ. मैं और भी पीडीएफ भेज रहा हूँ एक, ठीक है. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 मतलब जैसे मैंने वो भेजा था ना आप लोगों को, डीपीपी मत करना अभी, डीपीपी 2 पे होल्ड कर लो. और जैसे मैंने इक्वेशन 1 ऑफ 4 भेजा था, आप लोग को याद होगा, स्ट्रेट लाइन 1 ऑफ 4 करके भेजा था, उसमें 1 to 84 क्वेश्चन था. यस सर. मैं स्ट्रेट लाइन 2 ऑफ 4 भेज रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 50 सॉल्व कर लो. क्वेश्चन 1 to 50 स्ट्रेट लाइन 2 of 4. क्या पूछ रहे हो हर्षद? सर एप्लीकेशन ऑफ यूलर लाइन सेंट्रॉइड एंड ऑल इज देयर इन द स्ट्रेट लाइंस. बेसिकली दो चैप्टर मिक्स्ड है. वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, एंड सेकंड इज स्ट्रेट लाइन. अगर आप अपनी जील की बुकलेट भी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉमा स्ट्रेट लाइन एक ही बुकलेट में दिया हुआ है. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, ठीक है. तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ, प्लस आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स, और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. पॉइंट स्लोप फॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे. चलो, थैंक यू एवरीवन.